विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से देख रहे हैं। आर यू डन विद दिस कंसेप्ट डॉक्टर साहब? समझ आई है कि नहीं आई है ये सारी बात? बहुत डेप्थ वाली चीजें हैं सारी, ठीक है डॉक्टर साहब? ये चीजें याद रखनी है आप सबने। गुड। अच्छा, अब हम बात करें ऑस्टियाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका। इतना बता दो क्यों होती है? हाँ जी, ऑस्टियाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका अभी पढ़ के आए हो यार? हाइपर पैराथायराइडिज्म में होगी। और इसमें क्या होगा? इसमें सारी चीजें, फॉस्फेट कम, कैल्शियम ज्यादा होना शुरू हो जाएगा, और ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी इसमें ज्यादा हो जाएगी, और पैराथायराइड हार्मोन भी ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि डॉक्टर साहब जो हाइपर पैराथायराइडिज्म है वो क्या करता है? इंक्रीज ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी, ठीक है जी। और वो रैंक एल रिसेप्टर और रैंक रिसेप्टर ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी, वो ऑस्टियोक्लास्टिक सेल क्या कर देंगे? बोन की, ये देख लें वही चीजें आ गई हैं। और सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म में क्या होगा? आप देखो, कैल्शियम कम और फास्फेट ज्यादा। फास्फेट ज्यादा क्यों है? क्योंकि सीकेडी चल रहा है, और पैराथायराइड हार्मोन पीसीटी पे सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा, और जब वो काम नहीं कर पाएगा फास्फेट सेक्रीट नहीं हो पाएगा, और कैल्शियम तो है ही कम है, एंड सीकेडी की वजह से क्या हुआ है? सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म हुआ है, ठीक है डॉक्टर साहब? अगेन इसमें एएलपी ज्यादा क्यों है? क्योंकि सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म में बोन के ऊपर जाएगा, ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी ज्यादा कर देगा, ऑस्टियोमलेशिया रिकेट सब कुछ नॉर्मल रहेगा, तो सब कुछ कम हो जाएगा, फॉस्फेट भी कम, कैल्शियम भी कम। कैल्शियम कम क्यों होगा? विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। और फॉस्फेट कम क्यों होगा? ड्यू टू हाइपर पैराथायराइडिज्म। और जब हाइपर पैराथायराइडिज्म होगा तो ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी, एएलपी रेज हो जाएगा। कितना आसान हो गया टेबल ये वाला। और हाइपर विटामिनोसिस, तो उसमें क्या होगा? सीरम कैल्शियम ज्यादा हो जाएगा, फॉस्फेट ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विटामिन डी कॉजेज व्हाट? बताओ? एब्जॉर्प्शन ऑफ, ये सुन लो, विटामिन डी कॉज एब्जॉर्प्शन ऑफ बोथ व्हाट? कैल्शियम एंड फॉस्फेट। लेकिन जो फॉस्फेट को निकालता है बॉडी से वो कौन है? पैराथायराइड हार्मोन। ये बात याद रखिएगा। और जब पैराथायराइड हार्मोन, हाँ बस ठीक है, इतना याद रखना है आपने, ठीक है जी। और जो पैराथायराइड हार्मोन है ये क्या करता है? जब बोन के ऊपर काम करेगा तो कैल्शियम और फॉस्फेट की रिजॉर्प्शन करेगा, ठीक है। जीआईटी पे काम करेगा, रिजॉर्प्शन करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा। लेकिन जब वो पीसीटी पे काम करेगा तो उसको थ्रैश करेगा। ये बात याद रखनी है, ठीक है। तो ये था जनाब आपका सारे का सारा पेज। कोई बात ना समझ आई हो डॉक्टर साहब? मजा आया कि नहीं है डॉक्टर साहब ये टेबल पढ़ने का? क्लियर हो गया जी ये वाला टेबल सारे का सारा? चलें ठीक हो गया, गुड। नाउ वी टर्न टू द नेक्स्ट टॉपिक। ये आ गए बोनी, ये दो करेंगे, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस करेंगे, गाउट और ये करेंगे, फिर जॉगरन सेप्टिक ऑस्टियोमाइलिटिस, फिर ये करेंगे, फिर एसएलई करेंगे, एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम ये देखेंगे, यहाँ से डर्मेटोमायोसाइटिस के 2-3 एमसीक्यूज आते हैं वो करेंगे, मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस करेंगे, ठीक है जी। फिर ये अल्ट्राइटिस करेंगे सारे एक दफा जिनके मिस हो गए हैं, माइस्थीनिया ग्रेविस ये करेंगे, स्क्लेरोडर्मा करेंगे। ये सारे वो टॉपिक्स हैं डॉक्टर साहब जो आप छोड़ नहीं सकते। ये छोड़ दिए तो समझ लें कि आप गए। अच्छा, अब देखें कि डॉक्टर साहब अगला ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा, ये सिर्फ एमसीक्यूज निकालूंगा। पहले तो आप ये लिख लें ताकि आपको बात समझ आ जाए। जी ई ओ एम ई डी क्या बना? जियो मेडिसन, ठीक है जी। जियो मेडिसन, जियो मेड है, ठीक है जी। अब जी फॉर क्या है? जेंट सेल ट्यूमर, ठीक है जी। और ये किसको अफेक्ट करेगा? एपिफाइजिस को। ओ फॉर ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा, हाँ ऑस्टियो सार्कोमा, सॉरी, ये क्या आपका ऑस्टियो सार्कोमा है,
ऑस्टियोसार्कोमा, तो ये किसको अफेक्ट करेगा बताओ? मेटाफाइजिस को करेगा। और ई फॉर क्या आता है? एविंग सार्कोमा। और ये किसे अफेक्ट करेगा बताओ? बोन के किस हिस्से को? डायाफाइजिस को। तो ये क्या आपका एपिफाइजिस, ये क्या आपका मेटा, और ये क्या है? डायाफाइजिस। तो ये क्या आपका? जेंट सेल ट्यूमर, ऑस्टियोसार्कोमा एंड एविंग सार्कोमा। सार्कोमा। ये टेबल बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, जियो मेड। ठीक है जी, जियो मेड याद रखना है। अब हम बात करते हैं डॉक्टर साहब, ये सारे एमसीक्यूज हैं आपके। ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा बिनाइन है, ऑस्टियोसार्कोमा क्रोनिक है। ठीक है जी, मैलिग्नेंट है, मैलिग्नेंट है, और ये क्या है? बिनाइन ट्यूमर है। तो बिनाइन ट्यूमर में ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा होगा। अच्छा, अब ये किसको करेगा? मेटाफाइजिस को करेगा। और देखिए अगर सार्कोमा भी होगा तो ये भी किसे ही करेगा? मेटाफाइजिस को करेगा। समझ आइए कि नहीं आई है? GEO ओ क्या है? ऑस्टियोसार्कोमा, ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा। तो ये दोनों किसको करते हैं? मेटाफाइजिस को करते हैं। कितना आसान हो गया डॉक्टर साहब, कितना आसान हो गया। ये रिपीट कर देंगे प्लीज, GEO वाला पॉइंट। जी जी, मैं दोबारा करता हूँ। GEOMED। ये बताएं डॉक्टर साहब क्या है? ये एपिफाइजिस, ये क्या है? मेटाफाइजिस, और ये क्या है? डायाफाइजिस। और ये क्या आपका? जेंट सेल ट्यूमर, ये वाला, ये जो लिखा हुआ है जेंट सेल ट्यूमर। ओ फॉर ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा और ऑस्टियोसार्कोमा, ये मेटाफाइजिस करेगा, ये एपिफाइजिस करेगा। और जो एविंग है, एविंग सार्कोमा, वो क्या करेगा? डायाफाइसिस। डायाफाइजिस को करेगा। ठीक है डॉक्टर साहिबा। अब मैं बात कर रहा हूँ ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा की, ये भी एपिफाइजिस ओ मेटाफाइजिस को करता है, क्योंकि GEO ओ जो था, ओ क्या था? मेटाफाइजिस था। और ये भी क्या है आपका? ऑस्टियोसार्कोमा, ये भी क्या है? मेटाफाइजिस है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये दोनों जो है ना, याद रखिएगा, फीमर को इन्वॉल्व करते हैं। और किस हिस्से को करते हैं? डिस्टल फीमर को करते हैं। किसको करते हैं डॉक्टर साहब? डिस्टल फीमर। डिस्टल फीमर को करते हैं। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। मोस्ट कॉमन अराउंड नी एंड डिस्टल फीमर। नजर आया कि नहीं आया डॉक्टर साहब? ये भी डिस्टल फीमर है और ये भी डिस्टल फीमर है। अब कहता है जो मैलिग्नेंट ऑस्टियोसार्कोमा है, ये प्राइमरी बोन कैंसर है। ये याद रखिएगा, ये क्या है? प्राइमरी बोन कैंसर है। अब कहता है कि जो इसकी एसोसिएशन है वो किसके साथ है? अभी पढ़ कर आए हैं, पेजेट डिजीज। और इसमें क्या होता है? एनीवन रिपीट? ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी इंक्रीज फॉलोड बाय ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी। तो इंक्रीज। अर्ली ऑस्टियोक्लास्ट, इंटरमीडिएट ऑस्टियोक्लास्ट प्लस ऑस्टियोब्लास्ट। और लेट में क्या होता है? सिर्फ ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी होती है। और इसमें हर चीज नॉर्मल होती है, कैल्शियम भी, फॉस्फेट भी, पैराथेराइड भी। लेकिन क्योंकि इसमें ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी ज्यादा होती है तो ALP विल बी रेज। ठीक है डॉक्टर साहब, तो ये वही बातें आ गई हैं। पेजेट डिजीज, ऑस्टियोसार्कोमा। अब कहता है जो इसकी एसोसिएशन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सीक्यूज है, लीफ्रोमैनी सिंड्रोम। ये किसकी म्यूटेशन होती है बताओ? P53। वेरी गुड डॉक्टर ऊर्जा, वेरी गुड। और क्या होता है इसमें? फेमिलियल रेटिनोब्लास्टोमा होता है। क्या होता है डॉक्टर साहब? फेमिलियल रेटिनोब्लास्टोमा। अगर आपसे पूछ ले कि फेमिलियल रेटिनोब्लास्टोमा इज एसोसिएटेड विद ऑस्टियोसार्कोमा, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये। फेमिलियल रेटिनोब्लास्टोमा, ये याद रखिएगा। अच्छा, डिस्टल नहीं होता है, ये हो गया। अब जो ये इलाका इन्वॉल्व करता है उसे हम क्या कहते हैं? कोडमैन ट्राइंगल। क्या कहते हैं उसे जी? कोडमैन ट्राइंगल। अब क्या होता है? और सनबर्स्ट पैटर्न ऑन एक्सरे विल बी सीन इन विच कंडीशन? ऑस्टियोसार्कोमा। तो कोडमैन ट्राइंगल और सनबर्स्ट। अब याद रखिएगा, सार्कोमा और सनबर्स्ट, SUN, S फॉर सार्कोमा। तो ये सनबर्स्ट किस में होगा? ऑस्टियोसार्कोमा में होगा। इससे ज्यादा आसान नहीं कर सकता हूँ डॉक्टर साहब आप। ठीक है जी। मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर कौन सा है? ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा है। ठीक है जी।
अब हम बात करते हैं ऑस्टियोमा की, और ये किसके क्या करता है, ये सिर्फ बोन की जो हड्डियां होती हैं उनका ये ट्यूमर होता है, बिनाइन। तो जो फेस की बोन होगा उसे हम क्या कहेंगे, ऑस्टियोमा कहेंगे। अच्छा, अब अगर बात की जाए हाँ जी, अब अगर हम ये कहें डॉक्टर साहब कि लॉन्ग बोन के ट्यूमर हो और इसमें जो बोनी मैस हो वो कितना हो जाए, लेस देन 1.5 सेंटीमीटर, तो ये क्या आपका ऑस्टियाइड ऑस्टियोमा है। ये क्या है डॉक्टर साहब, Osteoid ऑस्टियाइड osteoma. ऑस्टियोमा है, ये याद रखिएगा। ठीक है जी। और अगर हम ये कह दें कि मोर देन 2 सेंटीमीटर है एंड अनरिस्पॉन्सिवनेस टू एनएसएड, तो ये क्या होगा, ऑस्टियोब्लास्टोमा Blastoma. होगा। तो ये ब्लास्ट कर जाता है, ये रिस्पॉन्स शो नहीं करता। ठीक है जी डॉक्टर साहब, एनएसएड को रिस्पॉन्स नहीं करता, ब्लास्ट हो जाता है, ऑस्टियोब्लास्टोमा है, और मोर देन 2 सेंटीमीटर, इसका याद रखिएगा, लार्ज साइज होगा। तो जो ट्यूमर का साइज लेस देन 1.5 हो तो वो क्या आपका Osteoid ऑस्टियाइड ऑस्टियोमा, osteoma. और मोर देन 2 सेंटीमीटर हो तो Osteoblastoma. ये आपका ऑस्टियोब्लास्टोमा होगा। अब आ गया जीई, जीई, जीई क्या आपका जेंट सेल ट्यूमर, और ये क्या करेगा, जीई एपिफाइजिस को करेगा, Isis. और इसमें क्या हो जाएगा, सोप बबल। अब याद रखना कि आई नीड ए जेंट सोप फॉर द बाथ, ये याद रखिएगा। ठीक है जी, तो सोप बबल तो किस में होगा, जेंट सेल ट्यूमर में होगा, और सन बर्स्ट किस में होगा, Sarcoma. हाँ जी, Osteosarcoma में. ऑस्टियोसार्कोमा में होगा। गुड यार, आप तो अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, नाइस। अच्छा, और इसमें कोई चीज है, कुछ भी नहीं है, कॉन्ड्रोब्लास्टोमा एपिफाइसिस, तो इसमें कुछ भी नहीं है। ये रेटिनोब्लास्टोमा किसके साथ एसोसिएशन है, ऑस्टियोसार्कोमा। Osteosarcoma. ठीक है डॉक्टर साहब, सनबर्स्ट कोडमैन ट्रायंगल डिस्टल नी इन्वॉल्व करता है, और जीईओ एम तो ये मेटाफाइजिस को करता है। ठीक है डॉक्टर साहब, डिस्टल नी को। कॉन्ड्रोसार्कोमा मोस्ट कॉमन इन एडल्ट। अब याद रखना, अगर पूछ ले कि मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर कौन सा है, कॉन्ड्रोसार्कोमा। कौन सा है जी, Endosarcoma. Chondrosarcoma. कॉन्ड्रोसार्कोमा है, बस यही एमसीक्यूज है। और एविंग सार्कोमा, जीईओ एम ई डी, तो ई फॉर एविंग और डी फॉर डायाफाइजिस। Diaphysis. ठीक है जी, और इसमें क्या आ जाएगा, ओ फॉर ओ विंग और ओनियन स्किन, ये यूं याद रखना है। ठीक है डॉक्टर साहब, तो ओ विंग या ओनियन, और इसमें क्या होता है, स्मॉल ब्लू सेल्स होते हैं। ठीक है जी, और इसमें कौन सी ट्रांसलोकेशन होती है, 1122, ये 1122. याद रखिएगा, क्या होता है जी, 1122. 1122 होती है। ठीक है जी, तो ओनियन स्किन, ओ विंग सार्कोमा, 1122 डायाफाइजिस, ये क्या है आपका, दैट इज ए Insano. एविंग सार्कोमा। तो ये थे जनाब सारे के सारे जितने भी ट्यूमर्स थे, सारे क्लियर हो गए जी आप सबको। आपको क्लियर नहीं हुआ डॉक्टर कुलसूम, रिमशा, जितने हैं ये, जी ठीक हो गया, याद भी हो गए कि नहीं हुए? Yes, sir. चलें ठीक हो गया, गुड, वेरी नाइस। तो अच्छा जी, अब हम बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की और रूमेटॉइड आर्थराइटिस की। ये बहुत आसान है, सिर्फ 3-4 पॉइंट्स हम करेंगे और हमारा ये खत्म हो जाएगा। साथ अगर हम रफी खोल लें, मेरे ख्याल में जो टॉपिक यहाँ से पढ़े साथ साथ रफी ना करते जाएं, दैट्स हाउ वी फिनिश इट। ना 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 कौन सा था यार, धुन के चक्करों में पेज ही भूल गया हूँ, 310 था।
ब्लडी ये सही वही पेज है सारा, ठीक है डॉक्टर साहब। ये भी हो गया सारा ALP, 2 पेज हमारे खत्म हो गए। ALP से होता है ऑस्टियोक्लास्ट इज इनहिबिटेड बाय कैल्सिटोनिन, ये याद रखिएगा, ठीक है डॉक्टर साहब। रेस्ट एवरीथिंग वी हैव डन। कॉम्पैक्ट बोन बनती है, लैमेलर बनती है। लैमेलर जो होती है ये वीक बोन होती है और कॉम्पैक्ट बोन हार्ड बोन होती है, ठीक है जी डॉक्टर साहब। तो ये सर्कमफेरेंशियल ऑस्टियन आता है, लैमेलर आर अरेंज्ड इन ए रेगुलर। कॉमन कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस पोस्ट मेनोपॉज। तो पोस्ट मेनोपॉज क्यों है? डिक्रीज एस्ट्रोजन है। तो कोई चीज आप ऐसी नहीं है डॉक्टर साहब आपको नहीं समझ आएगी। एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस, डायाफाइसिस। सेकेंडरी ओसिफिकेशन कहाँ होगी बताओ? एपिफाइसिस में होगी। एमसीक्यूज क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? प्राइमरी सेंटर कहाँ पे है? मिड क्या था? डायाफाइसिस था। अच्छा, secondary ossification center at birth first present in which distal femur। कहाँ होता है? डिस्टल फीमर में होता है। अब जो डिस्टल फीमर होगी वो क्या होगी? कौन सा हिस्सा होगा? ये ऊपर वाला होगा या नीचे वाला होगा? हाँ जी, ये प्रॉक्सिमल है और ये क्या है? डिस्टल है। और यहां से ये आपका क्या निकलता है? सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर निकलता है। समझ आइए कि नहीं ये बात की डॉक्टर साहब? तो ये सारी बातें मैंने आपको सारा कंसेप्ट दिया हुआ है। समझ आइए कि नहीं डॉक्टर साहब? एक एक लफ्ज MCQs मैंने बना कर दिया आपको। पूरी रफी जो आपकी 4-5 पेज हैं खत्म हो गए हैं शुरू वाले। सिर्फ क्या है, रीड देनी है आपने, मत करनी है थोड़ी रिवीजन आपने करनी है सारा कंसेप्ट। ये अब नंबरिंग शंबरिंग आप खुद देखिएगा, ये भी आपने खुद देखना है। हाइड्रोक्सी एपिटाइट होता है 70% बोन, ये वो। ये GEOMED जियोमेड मोस्ट कॉमन प्राइमरी मैलिग्नेंट बोन ट्यूमर। तो वो क्या है आपका? ऑस्टियोसार्कोम है। लेकिन अगर वो पूछ ले मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट कौन सा है? कॉन्ड्रोसार्कोम है। और जो प्राइमरी पूछ ले फिर क्या है? ऑस्टियोसार्कोम। फर्क याद sarcoma। रखना। ये देख लो आ गया नीचे। मोस्ट कॉमन बिनाइन ऑस्टियो कॉन्ड्रोमा। आ गया 1122। अच्छा ये पढ़ लो आप। अच्छा अब याद रखना, जो ये स्ट्रोंटियम -90 है, स्ट्रोंटियम -90, ये क्या काज करता है? S फॉर स्ट्रोंटियम, S फॉर ऑस्टियोसार्कोमा। ये जितने भी बम एटॉमिक बम वाले होते हैं ना, उनमें स्ट्रोंटियम होता है और वो क्या करता है? osteosarcoma। सार्कोमा काज करता है। ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया, यहाँ पर क्लियर हो गया ये वाला। और ये देख लो रेटिनोब्लास्टोमा क्या है? ऑस्टियोसार्कोमा है। एक osteosarcoma। एक लफ्ज MCQs डॉक्टर साहब। ओनियन स्किन अभी पढ़ाया है, एविंग हनीकॉम ये नहीं पढ़ाया आपको। सो बबल ऑस्टियो osteosarcoma। plastoma। क्लास्टोमा। अच्छा ये ऑस्टियोक्लास्टोमा कुछ और चीज है। जॉइंट कोडमैन सेल कहा था आपने ऑस्टियोसार्कोमा। सो बबल में। जी ओ बबल कैंसर नहीं कहा था? ये जॉइंट सेल कहा था आपने सो बबल पे सर। जॉइंट सेल में भी सो बबल है ना। और मेरे साथ ये जरा सर्च मारना क्या है, ये ऑस्टियोमा ये भी जॉइंट सेल होता है, चेक करो। ओस्टियोक्लास्टोमा। हाँ ऑस्टियोक्लास्टोमा, सर्च इन ऑन गूगल प्लीज। फर्स्ट एड पे लिखा होता है। सेम है, मैंने गूगल किया सेम आ रहा है सर। फर्स्ट एड पे भी लिखा वही हुआ है। बात है। ये देख लो जॉइंट सेल ट्यूमर सो बबल, ये लिखा हुआ है, नजर आया कि नहीं आया? तो ये सारी वही बातें हैं डॉक्टर साहब, ठीक है जी। सनबर्स्ट, कोडमैन, सीधा सीधा ऑस्टियोसार्कोमा, नजर आया? अच्छा चिकन वायर पैटर्न कॉन्ड्रोब्लास्टोमा। कॉन्ड्रोब्लास्टोमा में कितने सेंटीमीटर की होती है लयन बताओ? जो ब्लास्ट कर जाता है। हाँ जी, more than 2। 2.5 सेंटीमीटर। गुड। अनरिस्पॉन्सिवनेस टू NSAIDs और वर्टिब्रा के अंदर होता है ये, ठीक है। जो ऊपर ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा था वो फेशियल के अंदर होता है, नहीं फेशियल के अंदर, हाँ फेशियल के अंदर लेस देन 1.5 सेंटीमीटर। और बताओ क्या था उसमें? रिस्पॉन्सिवनेस टू NSAIDs। ये गाउट करते हैं अभी,
ये भी सारा करते हैं, जागरण शौगरन, ये वो, ये आ गया जी आपका टॉपिक। ठीक है डॉक्टर साहब। अच्छा, अब पहले हम करते हैं उसको फर्स्ट एड को, फिर हम आते हैं रफ़ी पे, ताकि आपको पहले कंसेप्ट आ जाए, उसके बाद रफ़ी कितना। ये बताएं डॉक्टर साहब, कितनी सेकंड लगा है ये पेज खत्म होने में, बताएं। मेरा नहीं ख्याल, हमने 7 मिनट के अंदर पूरी रफ़ी उड़ा दी है ये वाली 7 मिनट्स में। तो यही बात है कि आपने फर्स्ट एड को पढ़ना ही ऐसे है। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई है? आपके कंसेप्ट डेवलप हो जाएंगे तो ये आपके लिए रफ़ीउल्लाह कुछ भी नहीं है इसके बाद। आर यू गेटिंग मी, जितने ऑनलाइन है आप सब? अच्छा जी। अब हम बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अब जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है ये क्या होता है? ऑटोइम्यून होता है। ये क्या होता है? डिजीज, ऑटोइम्यून ऑटोइम्यून होता है। डिजीज, और जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है ये क्या होता है? एज रिलेटेड होता है ये, एज ठीक है जी। रिलेटेड। जिसमें कार्टिलेज वगैरह रिपेयर नहीं होती है, इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है, ओबेसिटी हो, जॉइंट ट्रोमा हो, फीमेल हो, एज हो, ठीक है। तो ये सारा क्या है? ऑस्टियोआर्थराइटिस है। HLA-DR4 जहरी बात है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस ऑटोइम्यून है, रूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव हो जाएगा इसमें। पेन स्वेलिंग मोर देन 1 आवर। अब आप मुझे बताओ, जो ऑटोइम्यून होगी वो जहरी बात है, पेन क्या रहेगा आपको? लॉन्ग टाइम रहेगा उसमें, ठीक है। तो वो कौन सी है आपकी? रूमेटॉइड रूमेटॉइड आर्थराइटिस, आर्थराइटिस। ठीक है डॉक्टर साहब। तो ये याद रखनी है बात आपने, क्योंकि आप ऑटोइम्यून को इतने जल्दी रिपेयर नहीं उसकी जो ट्रीट नहीं कर सकते हो ऑटोइम्यून कॉज को। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई है? और जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा वो क्या होगा? वो सारे बॉडी के जॉइंट्स में पेन नहीं होगा, वो वेट बेरिंग जॉइंट्स के ऊपर होगा। जिस तरह बूढ़े लोग अब क्या करते हैं, हाय हाय हाय, उठ ही नहीं सकते, ठीक है। तो वो क्यों होता है? ड्यू टू ऑस्टियो आर्थराइटिस। अल्ट्राइटिस, ठीक है, एज रिलेटेड जो होता है। लेकिन ये जो रिमेटॉइड अल्ट्राइटिस होगा ये पूरे जिस्म के जोड़ों में होगा, और ये पेन हर वक्त रहेगा आपको, मोर देन 1 आवर। और जब आप कोई एक्टिविटी करोगे तो वो पेन रिलीव होना शुरू हो जाएगा। एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन एसोसिएटेड विद रिमेटॉइड अल्ट्राइटिस। आगे मैं बताता हूँ आपको क्या क्या होता है उसमें। अच्छा, अब जो ये होता है ये किस में करेगा? पेन इन वेट बेरिंग जॉइंट्स। और जो ही ये काम करना शुरू करेगा, हमारी तरह मौत पड़ेगी उसको और जो ही वो बैठ जाएगा तो उसका दर्द खत्म हो जाएगा, ठीक है डॉक्टर साहब। नो एक्स्ट्रा मतलब सिस्टेमिक इसमें सिम्टम्स होते हैं। जॉइंट स्पेस नैरो होना शुरू हो जाती है, याद रखिएगा। अब ये देखो, अब डॉक्टर साहब अगर मैं बात करूं ना, ये है और ये है। अब देखिए ये जॉइंट के दरमियान कितनी स्पेस है? इतनी स्पेस है। लेकिन अब क्या होगा, जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस होगा तो वो क्या होगा? यूं पिक्चर बनेगी, जरा देखो। अब बताओ क्या फर्क है इसमें और इसमें? हाँ जी, जॉइंट स्पेस का, स्पेस जॉइंट नैरो स्पेस का नैरो हो जाएगी। ये जो ही आप पिक्चर देखोगे ना आइंदा से, एक्सरे, वो पूछेगा बताओ क्या है, आप उसे सीधा सीधा बताओगे जी दिस इज जॉइंट स्पेस नर्विंग, ठीक है जी। और उसमें सिस्ट बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ हर्बल्डन नोड्स एंड बॉचर्ड नोड्स। तो ये अगर हर्बल्डन और बॉचर्ड नोड पूछ रहे तो क्या है आपका? ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ये याद रखिएगा, ठीक है डॉक्टर साहब। और इसमें भी वही चीजें आ जाएंगी, सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग, सिस्ट आ जाएगा, जॉइंट स्पेस नर्विंग आ जाएगी, ठीक है डॉक्टर साहब। और इसमें बोट्राइन होगा, क्या होगा? बोट्राइन बनेगा इसके अंदर। तो ये था जनाब आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस। ट्रीटमेंट विल बी NSAID, एक्टिविटी मॉडिफिकेशन, और ऑटोइम्यून डिजीज को आप ट्रीट कर दोगे। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूँ डॉक्टर साहब, अ पेशेंट कम टू द क्लिनिक विद जॉइंट पेन, टाइम इज नॉट मेंशन, ठीक है जी, विद जॉइंट पेन। और अब वो कहेगा कि द पेशेंट आल्सो टेकिंग सप्लीमेंटेशन ऑफ थायराइड। तो बताओ ये क्या क्या है? रूमेटॉइड, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है? रूमेटॉइड, रूमेटॉइड। रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। अब डॉक्टर ऊर्जा आप चुप हो जाए, मैं बाकियों से पूछता हूँ, व्हाई इट इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस? एनीवन? हाँ जी, डॉक्टर रिमशा, दानिश, कुलसूम, कौन कौन है आप सारे?
इसमें परिशे भी है, एक परिशे। हाँ जी डॉक्टर परिशे। ऑटो इम्यून डिजीज है ना सर, और उसमें जो HLA-DR4 फैक्टर है, रूम फैक्टर, वो और रूमेटॉइड फैक्टर है, वो भी एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, मतलब कैसे आपने इसको किया डायग्नोज कि ऑटोइम्यून है? स्टीरॉइड्स ले रहा होगा या एनसेड ले रहा होगा। हाइपोथायराइडिज्म। और जो द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म इज स्टेरॉइड हाशियोमोटोथायराइडाइटिस। और उस हाशियोमोटोथायराइडाइटिस में क्या होता है, कैसी एंटीबॉडीज बनती हैं? द एंटीबॉडीज अगेंस्ट ए thyroid peroxidase. And what is thyroid peroxidase? The rate limiting enzyme which make the T3 and T4. Are you clear डॉक्टर साहब जितने ऑनलाइन है? ठीक है डॉक्टर साहब। अब जब ये एंटीबॉडीज बन जाएंगी, थायराइड ही नहीं बनेगा, लीड टू हाइपोथायराइडिज्म। और हम क्या कह रहे हैं, जो रिमेटॉइड अल्ट्राइटिस है इसकी एसोसिएशन किसके साथ है? ऑटोइम्यून के साथ है। तो इसमें सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट्स आ जाएंगी। अब अगर ड्राई आई ड्राई माउथ कह दे फिर भी क्या है ये? ऑटोइम्यून। और क्या है डायग्नोस्टिक? जागरण सिंड्रोम। ये भी क्या है आपका? दैट इज ए रूमेटॉइड अल्ट्राइटिस। ठीक है जी डॉक्टर साहब। अब अगर वो कह दे जी कि पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो चुकी है पेशेंट को, जॉइंट पेन है, फिर क्या होगा? ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस गलत। ना सर, रूमेटॉइड आर्थराइटिस होगा। रूमेटॉइड अल्ट्राइटिस होगा। ठीक है, क्योंकि देखो जो लंग न्यूमोकोनियोसिस, डिजीज, हाँ, न्यूमोकोनियोसिस में प्लांट क्या क्या सिंड्रोम। आता है? एस्बेस्टोसिस। और एस्बेस्टोसिस में कौन सा लोब ऑफ लंग्स इन्वॉल्व होता है? अपर लोअर। हाँ जी, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। हाँ जी डॉक्टर साहब, सुभान अल्लाह, क्या बात है। ये तो हालात हैं जनाब आप सबके। इसमें लोअर लोब इन्वॉल्व होता है फेफड़ों का। ठीक है, एंड दिस इज एसोसिएटेड विद व्हाट? मीजोथेलियोमिया और ब्रोंकियोजेनिक कार्सिनोमा। ब्रोंकियोजेनिक कार्सिनोमा मोर देन मीजोथेलियोमिया, एंड दिस इज नोन एज एस्बेस्टोसिस। आप समझ आइए कि नहीं आई डॉक्टर साहब सारों को? आर यू क्लियर विद दिस? और जब आपका न्यूमोकोनियोसिस प्लस क्या होगा बताओ? रूमेटॉइड अल्ट्राइटिस होगा। इसे हम क्या कहते हैं? कैप्लान सिंड्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? कैप्लान सिंड्रोम। कैप्लान। अब वो कहते हैं जी, अ पेशेंट कम टू द क्लिनिक विद जॉइंट पेन मोर देन आवर और पल्मोनरी फाइब्रोसिस है। अब उसने रूमेटॉइड अल्ट्राइटिस नहीं डाला हुआ, फिर क्या होगा आपका? कैप्लान सिंड्रोम होगा। क्या होगा डॉक्टर साहब? कैप्लान सिंड्रोम। समझ आइए कि नहीं आइए डॉक्टर साहब आप सबको? मैं बहुत ज्यादा मेहनत करवा रहा हूँ, आपको एक चीज समझा रहा हूँ यहाँ से। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ डॉक्टर साहब? जी ठीक हो गया, गुड। तो ये सारी जो एक्स्ट्रा जो एसोसिएशन है वो किसके साथ है? सिस्टेमिक रूमेटॉइड अल्ट्राइटिस के साथ है। अब ये पढ़ लो यार क्या लिखा है इन्होंने। मोर देन 1 hour improve with activity, less than 15 minutes improve with rest. Herbaldale node, Bouchard node, Swan neck, botonier deformity, ulnar deviation, ये क्या है आपका? रूमेटॉइड अल्ट्राइटिस है। ठीक है जी। तो स्वेलिंग आ जाएगी, लॉस ऑफ जॉइंट स्पेस आ जाएगा, और इसमें सिस्ट वगैरह आ जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट सीक्यूज, जो मोस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडी या रूमेटॉइड अल्ट्राइटिस की, वो कौन सी है? एंटी सीसीपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। एंटी सीसीपी पॉजिटिव तो क्या है आपका बताओ? रूमेटॉइड अल्ट्राइटिस है। ठीक है डॉक्टर साहब, तो ये याद रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑटोइम्यून हेमेटोलॉजिकल चेंजेस है, पेरिआर्टिकुलर इरोजन, तो ये भी क्या है आपका? रूमेटॉइड अल्ट्राइटिस है। मोस्ट स्पेसिफिक मार्कर एंटी सीसीपी है। अच्छा, मिडिल एज कंप्लेन विद मार्क अनएबल टू डू द डेली एक्टिविटी, हर हैंड स्टार्टेड डिफॉर्म एंड शी हैड ए नोड्यूल। तो कौन सा नोड्यूल है ये बताओ? हर्बर्ट और बॉचर्ड नोड है। समझ आई कि नहीं ये बात की? तो ये क्या आपका? नहीं गलत नहीं कह दिया यार, गलत कह दिए शायद। नोड्यूल ऑन एक्सटेंसर सरफेस।
हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस है ये तो यार इधर चेक करना ये क्या है नोड्यूल ऑन एक्सटेंसर सरफेस ये चेक करना काइंडली गूगल करना इसको जरा ये स्वान नेक बोटनी और डिफॉर्मिटी तो नहीं है जरा चेक करना पेन इन हैंड एंड जॉइंट मेकिंग अनएबल टू परफॉर्म डेली एक्टिविटी तो यहाँ से तो सीधा सीधा ये चीज होगी है ना कि उसको इतना सीवियर पेन होता है कि वो कोई एक्टिविटी कर ही नहीं सकती है क्या चीज है ये जरा नोड्यूल ऑन एक्सटेंसर सरफेस क्या है जरा बताना रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आ रहा है ये एसोसिएट उससे करता है एक्सटेंसर तो ये क्या आपका रिथमिया नोडियोजम है और एलिवेटम है ठीक है जी ये भी याद रखिएगा कि जो एक्सटेंसर के ऊपर नोड्यूल होगा वो क्या होगा आपका रिथमिया नोडियोसम होगा और वो एसोसिएशन किसके साथ है इसकी रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ है ठीक है डॉक्टर साहब अच्छा जी फ्यू मिनट्स के लिए है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस है बॉल्डीज एब्सेस होगी तो वो क्या होगा पायोजेनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस होगा तो ऑस्टियोमाइलाइटिस क्या है कि ये इन्फेक्शन हो जाता है मोस्ट कॉमन ड्यू टू स्टेफ ऑरियस होता है ठीक है जी और अगर सिकल सेल होगा तो सैल्मोनेला पैराटाइफी होगा और एमआरआई इज ए इमेजिंग मोडेलिटी चॉइस ये याद रखिएगा एमआरआई इज इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस तो ऑस्टियोमाइलाइटिस में क्या है एम है और एम फॉर एमआरआई एमआरआई इसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है और बॉर्डेज क्योंकि देखें जहरी बात है इन्फेक्शन हो जाता है बोन का एब्सेस बन जाएगी तो बोल्डेज एब्सेस किसके साथ है पायोजेनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस के साथ है ठीक है डॉक्टर साहब तो ये था सारे का सारा आपका रूमेटॉइड और ऑस्टियो आर्थराइटिस अब जरा स्पीड करते हैं गाउट अच्छा अब याद रखिएगा डॉक्टर साहब कि सबसे पहले आपने ये बात याद रखनी है गाउट क्यों होता है ड्यू टू हाइपर यूरिसीमिया होता है और इस यूरिक एसिड के साथ जब सोडियम अटैच हो जाएगा तो मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल जब वो जॉइंट के अंदर डिपॉजिट हो जाएंगे इससे हम क्या कहते हैं गाउट कहते हैं तो एक्यूट इन्फ्लेमेटरी मोनोअल्ट्राइटिस है तो इसमें क्या रिस्क फैक्टर होंगे मेल सेक्स हाइपरटेंशन ओबेसिटी डायबिटीज डिसलिपिडीमिया ठीक है जी स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर इसका क्या है हाइपर यूरिसीमिया तो क्यों होगा ओवर प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड लेचनियान सिंड्रोम प्यूरिन सैल्वेज डिफेक्ट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी सेल्फ म्यूटिलेशन और हाइपर यूरिसीमिया ये सारा क्या है आपका HGPRT एंजाइम डेफिशिएंसी ये लेचनियान सिंड्रोम है ठीक है डॉक्टर साहब अंडर सेक्रीशन में क्या हो जाएगा किडनी सेक्रीट नहीं कर पाएगी या जिस तरह थायराइड डाययूरेटिक्स है तो वो क्या काज करता है हाइपर यूरिसीमिया काज करता है अच्छा अब याद रखिएगा इसमें जो गाउट जो होगा वो क्या होगा क्रिस्टल नीडल शेप्ड एंड नेगेटिव बाइफ्रिंजेस तो ये क्या होता है आपका नेगेटिव बाइफ्रिंजेस होता है और अगर ये पॉजिटिव बाइफ्रिंजेट हो जाए फिर क्या होगा ये स्यूडो गाउट होगा ये याद रखिएगा कैल्शियम पायरोफॉस्फेट डेपोजिशन तो जो स्यूडो गाउट होता है वो कैल्शियम की डिपॉजिट की वजह से होता है और जो गाउट होता है वो सोडियम मोनोसोडियम यूरेट की वजह से होता है तो नेगेटिव बाइफ्रिंजेट जब भी आ जाए तो वो क्या आपका गाउट है ठीक है जी अब जब नेगेटिव होगा तो येलो पैरेलल रहेगी इसके अंदर और जो ब्लू होगी वो क्या होगी परपेंडिकुलर होगी ठीक है जी तो ये आपने इसको याद कैसे करना है कि बीपी गाउट का बीपी चेक करना है आपने ठीक है तो ब्लू परपेंडिकुलर होगी और जो येलो होगी वो क्या होगी डबल एल है तो उसमें पैरेलल आ जाता है ठीक है जी ट्रीटमेंट क्या देंगे इसमें हम फेबोक्सोस्टैट और क्या होता है ड्रग ऑफ चॉइस एलोप्यूरिनोल देते हैं क्या देते हैं डॉक्टर साहब एलोप्यूरिनोल एंड फेबोक्सोस्टैट एलोप्यूरिनोल और ये दोनों क्या है फेबोक्सोस्टैट को बता सकता है ये ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है ये याद रखिएगा ये क्या है ऑक्सीडेज इनहिबिटर और ये जो ज़ैंथीन ऑक्सीडेज है ये ज़ैंथीन को किस में कन्वर्ट कर देता है बताओ यूरिक एसिड में यूरिक एसिड जब आप ज़ैंथीन ऑक्सीडेज को इनहिबिट कर देंगे तो क्या ज़ैंथीन यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो पाएगा नहीं हो पाएगा तो एलोप्यूरिनोल और फेबोक्सोस्टैट देते हैं ठीक है डॉक्टर साहब एलोप्यूरिनोल और फेबोक्सोस्टैट इज ए
ट्रीटमेंट, ये याद रखिएगा। और इसकी फाइंडिंग में क्या आ जाएगा, गाउट में पोडेग्रा क्या आ जाएगा डॉक्टर साहब, पोडेग्रा। एंड व्हाट इज पोडेग्रा, जॉइंट और कि जो बिग बिग टो टो होता है उसकी क्या हो जाती है, इन्फ्लेमेशन और स्वोलन हो जाता है। ठीक है जी डॉक्टर साहब, तो जो बिग टो जो होगा ये लिखा हुआ है बिग टो पोडेग्रा, ठीक है जी। टोफस फॉर्मेशन होगी, एक्सटर्नल ईयर के अंदर इन्फेक्शन आ जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा एक्यूट, और इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, पोडेग्रा याद रखना है। अब जो स्यूडो गाउट है इसमें क्या होगा, कैल्शियम डिपॉजिट होगा। ठीक है जी, और इसमें आपने ये बात याद रखनी है, इडियोपैथिक होता है बट एसोसिएटेड विद जॉइंट ट्रॉमा, हाइपरपैराथायराइडिज्म, हीमोक्रोमेटोसिस। ठीक है जी, तो इसमें फिर क्या होगा डॉक्टर साहब कि इसमें जो मोस्ट कॉमनली इफेक्टेड जॉइंट कौन सा होगा, नी होगा, ये याद रखिएगा। तो स्यूडो गाउट में नी होगा इसके अंदर। ठीक है जी, पॉजिटिव बायफ्रेंजेट होंगे, और उसमें येलो पैरेलल था, इसमें ब्लू पैरेलल हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, एनएसएड, कॉल्चिसिन, और ये इसका, और प्रोफिलैक्टिकली क्या ट्रीटमेंट है इसका, कॉल्चिसिन है। ठीक है डॉक्टर साहब, तो अब जरा यहाँ से आते हैं गाउट देखते हैं रफीउल्लाह से जल्दी से। ये आ गया जी। अच्छा अब बताते जाओ जी, गाउट में क्या होगा, डिपॉजिट मोनोसोडियम यूरेट होगा, और स्यूडो गाउट में कैल्शियम कैल्शियम पायरोफॉस्फेट। बायफ्रेंजेट क्या क्या होगा बताओ आप, येलो पैरेलल हो जाएगी, येलो पैरेलल इन गाउट, ब्लू परपेंडिकुलर गाउट में, और पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी, नेगेटिव 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 होगी, गुड। और जो स्यूडो गाउट है उसमें पॉजिटिव पॉजिटिव, बायफ्रेंजेट, ब्लू पैरेलल हो जाएगी, और जो येलो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, नी किस में इन्वॉल्व होगा, सूडो गाउट, स्यूडो गाउट में, और जो पोडेग्रा है वो गाउट, गाउट के अंदर आ जाता है। ठीक है जी, नी है और उसमें क्या है, पोडेग्रा है, नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, नीडल लाइक है और ये रोम्बोड है। ट्रीटमेंट, एक्यूट अटैक में एनएसएड देंगे, कॉल्चिसिन देंगे, और क्रोनिक में एलोपिरिनोल और फेबोक्सोस्टैट देंगे। सारी वही बातें आ गई हैं। प्रोफिलैक्टिकली क्या देंगे, कॉल्चिसिन देंगे। ये देखो, नेगेटिव बायफ्रेंजेट क्या होगा, और कुछ भी नहीं देखना आपने, नेगेटिव बायफ्रेंजेट सूडो गाउट, गाउट, गाउट नेगेटिव होगा, में गाउट है, नेगेटिव बायफ्रेंजेट गाउट है, गाउट, और जो पॉजिटिव होगा बायफ्रेंजेट वो स्यूडो गाउट होगा। देखो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, सिर्फ ये पढ़ा है, नेगेटिव बायफ्रेंजेट, बात ही खत्म। अच्छा, फर्स्ट मेटाटार्सोफिलेंजियल जॉइंट, तो क्या है ये, टो है, और जब इसकी स्वेलिंग हो जाएगी तो क्या होगा, गाउट होगा, और यूरिक एसिड लेवल चेक करवाना है। ठीक है जी, यूरिक एसिड ज्यादा है तो क्या होगा, गाउट होगा, मोनोसोडियम यूरेट होगा। ठीक है जी, मेटाटार्सोफिलेंजियल, और इसमें निडल शेप है अगर, तो निडल शेप भी क्या है आपका, गाउट है। ठीक है जी, और जो रोम्बाइड है वो क्या है, स्यूडो गाउट है, अभी पढ़ के आए हैं। ड्रग ऑफ चॉइस, एक्यूट गाउट, एनएसएड, हाई डोज एनएसएड, एंडोमेथासिन, कॉल्चिसिन may be used but inferior to NSAID। तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, NSAID है। स्टेरॉइड आर यूज्ड व्हेन NSAID आर इनफेक्टिव और contraindicated as a renal disease। तो अब याद रखिएगा, किन पेशेंट गाउट वालों को हम NSAID नहीं देंगे, रीनल डिजीज वालों को नहीं देंगे। एलोपेरिनोल क्या है, ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है, अभी बताया आपको। एलोपेरिनोल ऑक्सीडेज इनहिबिटर, व्हाट कैन मास्क द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज लेवल ऑफ एल्ब्यूमिन। ठीक है जी। अच्छा, एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन, तो वो क्या है आपका, यूरिक एसिड है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, प्यूरिन सैल्वेज डिफेक्ट तो क्या है, लेचनियन सिंड्रोम है। ठीक है, एचईपीआर डेफिशिएंसी और हाइपरयूरेसीमिया गाउट, एलोपेरिनोल और फेबोक्सोस्टैट ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, तो ये देख लें, सारा रफीउल्लाह का भी करवा दिया आपको, सारा क्लियर हो गया जी डॉक्टर साहब। एक एक लफ्ज याद करवा रहा हूँ, बता रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब, इससे ज्यादा आप कुछ भी नहीं रहता। अच्छा जी,
खुदा कसम ऐसा टीचर हमें मिलता तो क्या ही मौज हो जाती हमारी। हमें कोई इतना मिला नहीं है। बहरहाल चलो आप लोगों की मौजें हैं। अच्छा जी, सजॉगरन सिंड्रोम है। सजॉगरन सिंड्रोम ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, और किसको ज्यादा इन्वॉल्व करता है? स्पेशली लैक्रीबार एंड सलेवरी ग्लैंड्स को। ठीक है जी, एक्सोक्राइन ग्लैंड इसमें डैमेज हो जाते हैं, फीमेल को अफेक्ट करता है, और इसमें क्या होगा? साथ इन्फ्लेमेटरी जॉइंट पेन होगा, केराटोकंजक्टिवाइटिस सिक्का होगा इसके अंदर। तो उसे हम क्या कहते हैं? ड्राई आई और सैंड फिलिंग इन द आई। ठीक है जी, Sjogren's डिक्रीज syndrome. सलाइवा प्रोडक्शन हो जाएगी, और जो इसमें क्या होगा? ये ANA और रिमेटॉइड फैक्टर कैन बी पॉजिटिव और एब्सेंट। लेकिन अब याद रखिएगा, जो इसमें मेन एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है वो कौन सी होती है? एंटी SSA, एंटी SSB। और इसे हम क्या कहते हैं? SSA और SSB को क्या कहते हैं? एंटी रो एंड एंटी ला। And तो रोला किस में होता है? सजॉगरन सिंड्रोम में Sjogren's होता है, ये syndrome याद में। रखिएगा। ठीक है जी, अब अगर हम बात करें ना डॉक्टर साहब कि जो सजॉगरन सिंड्रोम है उसकी एसोसिएशन किसके साथ होगी? ऑस्टियोआर्थराइटिस रूमेटॉइड, Rheumatoid. रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ, SLE के साथ, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस के साथ। ठीक है जी, और फोकल अगर आप पूछ ले फोकल लिम्फेटिक सेल्डिनाइटिस ऑन लेबियल सलेवरी ग्लैंड बायोप्सी, तो अब आप क्या करते हैं? जो लेबियल सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं उसकी क्या करते हैं आप? Biopsy. बायोप्सी करते हैं टू डायग्नोज ए सजॉगरन Sjogren's सिंड्रोम। syndrome. अब अगर हम यहाँ पर देखें, जो ला वाली है ना, ला एक है रो, एक है ला, SSA SSB। ठीक है, अब रो देखें, ये SLE में पॉजिटिव है, और जब एक SLE का पेशेंट रोता हुआ कार्डियक हॉस्पिटल में जाएगा और उससे क्या हो जाएगी? कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। तो अब अगर SLE वाले पेशेंट को कंजेनाइटल हार्ट डिजीज हो तो उसमें कौन सी एंटीबॉडी होगी? एंटी रो होगी। ये Anti-ro. देख लो, ये मैं आगे पढ़ाता हूँ आपको, ये एंटी रो। ठीक है जी, ये आगे करवाता हूँ आपको SLE। वेट फॉर वाइल। अब देखें, एंटी रो भी पॉजिटिव है, एंटी ला भी है, लेकिन एंटी रो और किस में पॉजिटिव है? SLE में है, राइट, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज में है। तो अब अगर आपसे पूछ ले कि सजॉगरन सिंड्रोम की मोस्ट इंपॉर्टेंट या स्पेसिफिक कौन सी है? एंटी ला है, ये देख लो। ठीक है जी, एंटी ला इज पॉजिटिव इन सजॉगरन सिंड्रोम। ठीक है डॉक्टर साहब, तो ये याद रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Anti-la specific होती है ना Sjogren's हाँ syndrome में। जी, एंटी ला जो होगी ना डॉक्टर साहिबा, वो इसमें मोस्ट Specific. स्पेसिफिक, ये याद रखिएगा। ये बात समझ आइए कि नहीं आई आप सब शहीदों को? एंटी ला, ठीक है जी, एंटी ला इज मोस्ट स्पेसिफिक, Specific. ये याद रखिएगा। डॉक्टर साहब जितने भी आपको सिस्टम करवा चुका हूँ, ये आपको जस्ट एक में रफी खोल के बता रहा हूँ कि ये देखो, बाकी मैंने कोई चीज छोड़ी नहीं है आप सबकी। मेरे जो लेक्चर हैं वो इतने लंबे क्यों हैं, या इतना लंबा मैं क्यों पढ़ाता हूँ डॉक्टर साहब? हर तरफ हर किस्म का कंसेप्ट दे रहता हूँ आपको। आज आपको रफी खोल के बताने की वजह ये है। जब आप कार्डियो करेंगे, कोई भी सिस्टम करेंगे, तो जो मेरा लेक्चर है वो आप सुनेंगे, कंसेप्ट आएगा आपको, उसके बाद आप MCQs करेंगे। कल हमने फार्मा की है, हमने जब सारा कर लिया, हमने 4 से 5 पेज कितनी देर में डॉक्टर रुजा खत्म किए? मेरा नहीं ख्याल 10 मिनट भी लगे होंगे। तो वो वजह क्या थी कि हमने उस पर मेहनत की हुई थी, सारे सिस्टम पड़े हुए थे। कुछ जो डबल ए या कुछ और चीजें वो आपको मेहनत करनी होगी उसके ऊपर। मेरी बात समझिए कि नहीं डॉक्टर साहब? 10 मिनट्स में हमने 3-4 फार्माकोकाइनेटिक्स भी किए, फार्माकोडायनेमिक्स भी किए। ठीक है, तो कहने का मकसद ये डॉक्टर साहब, टाइम देना पड़ता है इन बातों को, इन मामलात को। तो आपने परेशानी नहीं करनी है, इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी फाइन। अगला देखें जी, आपका डबल ए का MCQs है। किधर गई फर्स्ट एड? डबल ए का MCQs नहीं, अभी नहीं है, वो किधर गया? ये आएगा, SLE में आएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, सेप्टिक अल्ट्राइटिस, स्टेफ ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस, नेजेरिया, गोनोरिया, इसका स्टेफ ऑरियस कॉज ए सेप्टिक अल्ट्राइटिस, मोस्ट कॉमन, याद रखिएगा। अफेक्टेड जॉइंट स्वोलन होगा, पेनफुल होगा, और WBC मोर देन, जब साइनोवियल फ्लूइड आप लेंगे ना तो WBC मोर देन 50,000 होंगे। कॉम्प्लिकेशन क्या करेगा? ऑस्टियोमाइलाइटिस कर देगा, जाहिर बात है। सेप्टिक अल्ट्राइटिस है
तो वो ऑस्टियोमाइलाइटिस यानी उसमें इन्फेक्शन आ जाएगा, पेन आ जाएगा, इरिवर्सिबल जॉइंट डैमेज आ जाएगा। ट्रीटमेंट विल बी एंटीबायोटिक्स, एस्पायरेशन एंड ड्रेनेज हो जाएगी। ठीक है डॉक्टर साहब। तो मोर देन 50,000 क्या है आपका सेप्टिक अल्ट्राइटिस। और मोस्ट कॉमन कौन काज करता है? स्टेफ ऑरियस। ऑस्टियोमाइलाइटिस स्टेफ ऑरियस काज करता है। और बताओ इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है इसकी, डायग्नोस्टिक? हाँ जी, अभी पढ़ के आए हो। गाउट, स्यूडो गाउट के साथ क्या था? ऑस्टियोमाइलाइटिस था। एमआरआई करते हैं, क्या करते हैं? एमआरआई करते हैं, अभी पढ़ के आए हो। ठीक है जी, एक्सरे और एमआरआई से डायग्नोस्टिक चॉइस है इसकी। ठीक है डॉक्टर साहब। और अगर वो कह दे कि एक बंदा है उसको ऑस्टियोमाइलाइटिस है और उसमें ग्रीन फ्लूइड आ रहा है, फिर क्या काज होगी उसकी? स्यूडोमोनास ऑरिजिनोसा होगा। ठीक है जी। सिकल सेल होगा, सैल्मोनेला होगा, मोस्ट कॉमन पूछ लेगा तो स्टेफ ऑरियस है। कितना आसान हो गया डॉक्टर साहब। ठीक है जी। अफेक्ट करता है मेटाफाइजिस को। बाकी एमआरआई करते हैं और एंटीबायोटिक्स देंगे, कल्चर करेंगे, खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं सेरोनेगेटिव स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस की। तो इसमें पेयर मोनिक है और ये किसके साथ एसोसिएशन है? HLA-B27 के साथ है। तो सोरियाटिक अल्ट्राइटिस होगा, सोरियासिस होगी उसको, और उसे क्या होगा? डेक्टिलाइटिस, 6 उंगलियां होंगी उसकी। ठीक है, 5 की जगह। एंकिलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, इसमें क्या होता है? सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्पाइन होती है और सैक्रोइलियक जॉइंट होता है। तो सैक्रम और जो आइलियक होता है वो जॉइंट, उसमें क्या हो जाता है? स्टिफ हो जाता है। ठीक है जी। और उसमें क्या हो जाता है? बम्बू स्पाइन हो जाता है उसका। ठीक है जी, यूं लंबा, बिल्कुल जिस तरह गन्ना होता है ना, इस तरह बम्बू स्पाइन हो जाता है, कर्व नहीं होता है इसका। ठीक है जी। तो बम्बू स्पाइन, ये देख रहे हैं गन्ने की तरह हो गया बम्बू स्पाइन। तो बम्बू स्पाइन इज एसोसिएटेड विद एंकिलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ठीक है डॉक्टर साहब। और इसमें क्या हो जाएगा? यूवियाटिस हो जाएगा, ये याद रखिएगा। यूवियाटिस इज एसोसिएटेड विद एंकिलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ठीक है जी डॉक्टर साहब, ये याद रखनी है बात। यूवियाटिस ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बेम्बूस पेन, यूवियाटिस, एंकिलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। और ये क्या होगा? HLA-B27। ठीक है डॉक्टर साहब। फिर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, ये आपको बता चुका हूँ, HLA-B27 है। क्रोनिक अल्सरेटिव डिजीज है। और जो रिएक्टिव अल्ट्राइटिस है, ये याद रखिएगा, कंजक्टिवाइटिस, यूरिथेराइटिस, अल्ट्राइटिस, जॉइंट पेन, यूरिन करते हुए पेन वगैरह हो, और आंखों में रेडनेस आ जाए, तो वो क्या है? आपका रिएक्टिव अल्ट्राइटिस है। ठीक है डॉक्टर साहब। और ये रिएक्टिव अल्ट्राइटिस है, दिस इज आल्सो एसोसिएटेड विद व्हाट? HLA-B27। ये याद रखिएगा। ठीक है जी। अच्छा, ये जरा आप चेक करें कि जो राइटर रिएक्टिव है और एक राइटर है, REITER, जरा चेक करना कोई बंदा आप से, राइटर क्या चीज है? गूगल करो काइंडली। RIETER, राइटर, चेक करो जरा। अबे इतनी जल्दी में हो जाता है, क्या कर रहे हो? नहीं किया अभी तक सर्च यार, क्या कर रहे हो? राइटर, हेलो, आवाज आ रही है? हैं? अबे मैसेज तो जा रहा है। सर कह रहे हैं कि प्रीवियसली इसी कोई रिएक्टिव अर्थराइटिस को राइटर अर्थराइटिस कहते थे। हाँ, ये इसी को रेटर कहते हैं ना, रिएक्टिव अल्ट्राइटिस को। यस सर, ये याद गूगल तो रखिएगा। सही है। अब अगर वो कह देना, ये जी सर डॉक्टर साहब, यही था कि जो रिएक्टिव आर्थराइटिस है, जिसका ये क्लासिक ट्रायड है, इसी को ही राइटर सिंड्रोम कहते हैं सर। राइटर सिंड्रोम, गुड यार, ये आपका डबल एक एमसीक्यूज है। ठीक है डॉक्टर साहब। तो जो राइटर सिंड्रोम है, ये क्या आपका HLA क्या है? B27। 27. B27। आर यू क्लियर विद दिस? बस ये याद रखना, डबल एक एमसीक्यूज क्लियर हो गया। ठीक है डॉक्टर साहब, एक लफ्ज नहीं छोड़ा हूँ यार, सारी चीजें करवा रहा हूँ। तो कांट सी, कांट पी और जॉइंट पेन, तो क्या होगा? रिएक्टिव अल्ट्राइटिस होगा। और कांट सी, कांट पी, कांट हियर,
एल्पर्ट सिंड्रोम हो जाएगा। एल्पर्ट ठीक है, टाइप सिंड्रोम। 4 कोलेजन, इसमें यूरेथ्राइटिस होता है, उसमें हेमाचूरिया आ जाता है। अब हम बात करते हैं जी SLE की, और अगर हम बात करें SLE की, ये क्या है? अच्छा, कौन सा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, जल्दी बताओ। टाइप 2। 3 टाइप 3 अबे टाइप 2 क्या हो गया, टाइप क्या 2 कह रहे होता हो है, आगे टाइप बंदो? 2 होता है। टाइप 2 किस में होता है? टाइप 2 आपके ट्रांसफियन रिएक्शन में होता है, और SLE में टाइप 3 होता है सर। SLE में तो है। ग्रेव डिजीज में होता है। ठीक है, SLE में टाइप 3 होता है, ये याद रखिएगा। कंप्लीमेंट सिस्टम, और इसे कंजम्पटिव कोएगुलोपैथी भी कहते हैं। ठीक है जी। ये देखो जी, organ damage primarily due to type 3 टाइप 3। hypersensitivity reaction, and this is associated with early complement system protein। यानी इसमें क्या होता है, complement system इन्वॉल्व हो जाता है और वो डिग्रेड हो जाता है। ठीक है डॉक्टर साहब, और यही अब क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बनेगा, बजाय कि एंटीबॉडी एंटीजन को तोड़े, वही कम्प्लेक्स ना के ऑर्गन में डिपॉजिट हो जाएगी। जिस तरह स्किन में होगी तो मेलर रैश आ जाएगा, जॉइंट्स में होगी अल्ट्राइटिस हो जाएगा, और अगर प्लूरल स्पेस में चली जाएगी सेराइटिस हो जाएगा, और जब वो जाके बोन मैरो को डैमेज करेगी साइटोपिनिया हो जाएगा, अल्सर्स बन जाएंगे। अच्छा, वो जाकर डैमेज करेगी किसको बताओ? SLE बेसमेंट मेम्ब्रेन को डैमेज करेगी, और क्या करेगी? हेमाचूरिया काज कर देगी। ठीक है डॉक्टर साहब, ANA पॉजिटिव होगा, और इसमें जो, चलो ये DS DNA स्मिथ ये सारा करते हैं अभी। ठीक है जी, अब मुझे बताओ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ क्या होगा इन SLE? रीनल फेलियर। क्या होगा डॉक्टर साहब? रीनल फेलियर। रीनल फेलियर होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, किधर लिखा है यहाँ पर, जरा पढ़ो। ये cause of death is renal disease which is most common। ठीक है डॉक्टर साहब, ये आपने बात याद रखनी है। अब जरा आते हैं वापस, तो केराटिटिस, ड्राई माउथ सजोगरन, केराटिटिस xerostomia ड्राई सजोगरन, सजोगरन एसोसिएटेड विद रूमेटॉइड आर्थराइटिस, anti-SSA क्या है आपका? रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। अच्छा, फीमेल प्रेजेंट विद ड्राई माउथ, ड्राई आई, SSA, ANA पॉजिटिव, which of the following most commonly long term complication will be? कोई बता पल्मोनरी सकता है? इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस। और ये फाइब्रोसिस क्या चीज है? न्यूमोकोनियोसिस है, और ये कैप्लान न्यूमोकोनियोसिस। सिंड्रोम है। समझ आइए कि नहीं है ये बात की? तो पल्मोनरी फाइब्रोसिस जब भी आ जाएगा, मैंने क्या बताया था आपको कि पल्मोनरी फाइब्रोसिस, न्यूमोकोनियोसिस, न्यूमोकोनियोसिस। एस्बेस्टोसिस। ठीक है, और ये फिर आगे क्या होता है आपका? कैप्लान सिंड्रोम कैप्लान होता है। सिंड्रोम। एक एक लफ्ज MCQ से डॉक्टर साहब, फिर ना कहना बताया नहीं था। ठीक है डॉक्टर साहब, ये तो हो गया डन। अब आओ जी, किसके ऊपर आना था हमने? ये सेंसिटिव ANA है, मोस्ट स्पेसिफिक कौन सी होगी? anti-DS-DNA होगी। ठीक है डॉक्टर साहब, तो अब मुझे आप ये बताओ कि बाप की औलाद है कि नहीं है, कैसे चेक करते हैं? हाँ जी, अबे मूवियों में भी करवाते हैं टेस्ट। जेनेटिक। क्या करवाते हैं? DNA चेक करवाते हैं। DNA। तो डॉक्टर साहब, ये जो D है, D, ये क्या है? DNA है। तो जो DNA क्या होता है? ये मोस्ट मोस्ट स्पेसिफिक। स्पेसिफिक होता है। कितना आसान हो गया यार। अब स्पेसिफिक कौन सा है? स्मिथ है। अगर मोस्ट स्पेसिफिक पूछे तो DS-DNA है। अब अगर ड्रग इंड्यूस्ड होगा, तो अब आप उसकी क्या लोगे? हिस्ट्री लोगे, कि कहीं यार आपने गोली शोली इतनी खाई थी कोई ऐसी, तो वो क्या होगा? हिस्टोन हो जाएगा। कितना आसान हो गया। तो ड्रग हिस्ट्री हिस्टोन हो जाएगा। C3 कम हो जाता, कंप्लीमेंट सिस्टम कम हो जाता है, और जब वो रोते हुए कार्डियो में जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? एंटी रो पॉजिटिव, और उसमें क्या हो जाएगा? कंजेनाइटल हार्ट डिजीज हो जाएगी। तो ये थे जनाब आपके सारे के सारे एंटीबॉडीज। सारे हो गए हैं जी क्लियर?
हाँ जी, सेंसिटिव कौन सी होगी, सुनाते जाओ चलो। एंटी एएनए, ANA, ठीक है जी। मोस्ट स्पेसिफिक डीएनए, डीएसडीएनए, DNA, ठीक है जी, एंटी DSDNA। स्पेसिफिक एंटी स्मिथ, एसएमए, स्मिथ वाली होगी, गुड। और क्या चीज कम हो जाती है SLE में, C3C4 कंप्लीमेंट C34, सिस्टम। और अगर कंजेनिटल हार्ट डिजीज आ जाएगी तो एंटी रो, एंटी रो हो जाएगा। क्लियर हो गई जी सारी एंटीबॉडीज डॉक्टर साहब? अबे सिर्फ ऊर्जा को हुए, बाकियों को नहीं हुए। ठीक हो गया, गुड। इस बैच में डॉक्टर ऊर्जा ही है, बाकी तो सारे जो है ना वो क्या उसे कहते हैं। अच्छा जी, यार ये देख लो आप, बाकी सब किसमें, रो ला में। अच्छा जी, मिस कनेक्टिव टिश्यू, ये भी आपका सीधा सीधा एमसीक्यूज है कि इसमें आपका डबल एक एमसीक्यूज है, एसोसिएटेड विद एंटी U1 RNP एंटीबॉडीज। तो एंटी U1 RNP एंटीबॉडीज क्या होगी, मिक्स कनेक्टेड मिस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू होगा, ठीक है जी। अब अगर आपसे कहता है जी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, रिकरेंट एबॉर्शन, SLE, तो फिर ये क्या है आपका, दैट इज ए एंटी फास्फोलिपिड सिंड्रोम। ये क्या है डॉक्टर साहब आपका, एंटी फास्फोलिपिड एंटी सिंड्रोम, फास्फोलिपिड। और अगर आपसे कह दे जी एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडीज कैन बी फॉल्स पॉजिटिव, तो ये भी आपका क्या आ जाता है, ये आपका एंटी फास्फोलिपिड फास्फोलिपिड सिंड्रोम, सिंड्रोम आ जाता है। ये याद रखिए, कार्डियोलिपिन एंटीबॉडीज पॉजिटिव, तो ये क्या आपका एंटी फास्फोलिपिड एंटी सिंड्रोम, फास्फोलिपिड सिंड्रोम है। और एंटी फास्फोलिपिड सिंड्रोम में क्या क्या होता है, SLE, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और रिकरेंट एबॉर्शन, ठीक है जी। तो ये याद रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी पॉजिटिव, तो ये क्या है आपका एंटी फास्फोलिपिड सिंड्रोम है। अच्छा जी, ये पेज बाद में कर लें। स्क्लेरोडर्मा खत्म हो गया यार, ये तो माशाल्लाह, गुड। चलो नीचे से ही शुरू करते हैं। अच्छा, ये टॉपिक करेंगे, माइस्थेनिया ग्रेविस करना है, अल्ट्राइटस आ जाएगा, और ये वाला डर्मेटोमायोसाइटिस आ जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ से ही करते हैं यार, छोड़ो। UNP पॉजिटिव क्या है जी, जल्दी बताओ। हाँ जी, मिक्स्ड कनेक्टिव टिश्यू वेरी गुड, डिजीज, UNP याद रखना, मिक्स्ड कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, अब कहता है डॉक्टर साहब कि एक पेशेंट है, उसको ANA पॉजिटिव है, मसल वीकनेस है और रैश है उसको, ठीक है जी, रैश है। रैश के साथ वो एंटी जो पॉजिटिव है, तो वो क्या है आपका, polymyositis, गलत, डर्मेटोमायोसाइटिस। क्या होगा डॉक्टर साहब? अब मुझे बताओ, जो स्किन है, स्किन कौन सी मैनिफेस्टेशन है, डर्मा है या कुछ और है, बताओ। डर्मा, डर्मा, डर्मा है, बस ये याद रखना, इससे ज्यादा आसान नहीं कर सकता हूँ डॉक्टर साहब। तो जो स्किन वाली मैनिफेस्टेशन जहां पर भी आ जाएगी, आंखें बंद करके किसे चूज करना है, डर्मा, डर्मेटोमायोसाइटिस को। तो अब ये पढ़ो क्या कहता है, गॉटरन पेप्यूल होगा, शॉल एंड फेस, मतलब शॉल कहाँ करते हैं, ये जो मुंह के साथ कपड़ा होता है और ये नेक वाला इलाका होता है, तो इस जगह अगर रैश आ जाए तो क्या है आपका, डर्मेटोमायोसाइटिस है। कितना आसान हो डर्मेटोमायोसिस, गया यार। और पोलीमायोसाइटिस में क्या होता है कि जस्ट प्रोग्रेसिव सिस्टेमिक प्रॉक्सिमल वीकनेस होती है ड्यू टू ऑटोइम्यून, जो CD8 सेल्स हैं वो डैमेज कर देते हैं। तो एंटी जो पॉजिटिव रैश आ जाए तो क्या है, ये डर्माटाइटिस, डर्मेटोमायोसिस है। क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ डॉक्टर साहब? आप सबको ये MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका ये डबल ए के अंदर ना करते 2-3 MCQs आएंगे इसके, ठीक है जी डॉक्टर साहब, ये याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला। अच्छा जी, मायोसाइटस ऑसिफिकेंस, ये मैंने आपको बता दिया था कि ट्रोमा हो जाएगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा, मसल की जगह बोन आ जाएगी, एंड दिस इज एग्जांपल ऑफ व्हाट। हाँ जी, पढ़ के आए हो ना यार, वाह 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 वाह। हाँ जी, क्या होगा ये,
सारा तुम्हें जनरल पैथोलॉजी पढ़ा दी है, न्यूट्रोफिल, ऑप्शंस दे रहे हैं। ट्रांसमाइग्रेशन, ये वो के लाइट। मेटाप्लेजिया, वेरी गुड, मेटाप्लेजिया होगा। वेरी गुड डॉक्टर रोजा। तो एम फॉर मायोसाइटस, एम फॉर मेटाप्लेजिया। तो जब हमने वो पढ़ा था ना कि स्ट्रेटिफाइड स्कैमस को रिप्लेस बाय कलमनार एपिथेलियम विद गोबलेट सेल, तो वो क्या था? बैरेट इसोफेगस था। और अगर मैं कहूं जी कि सिलिएटेड कलमनार स्कैमस से चेंज हो गए तो वो भी मेटाप्लेजिया है, एंड दैट इज ए रेस्पिरेटरी मेटाप्लेजिया, लंग्स के अंदर जो हो रहा है, राइट। और तीसरी हमने क्या पढ़ी थी? मायोसाइटस ऑसिफिकल पढ़ी थी। और कौन सा ऐसा सेल डेथ है जो कि स्पेसिस की वजह से होती है? हाँ जी, कैस्पेस की वजह से होती है, बताओ। इतना तो मेरा हक है ना यार, इतना पढ़ाया तुम लोगों को। एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस, वेरी गुड, याद रखना, वेरी गुड, एपोप्टोसिस है, गुड। ठीक है डॉक्टर साहब, चीजें यही हैं यार, सिर्फ क्या है, थोड़ा ध्यान देना होता है। अच्छा, वेस्कुलाइटिस करते हैं आखिर पे, इस पे आओ। माइस्थेनिया ग्रेविस, बस ये 2-3-4 पॉइंट यहाँ से करते हैं, रफी खुद पढ़ना है इसकी। माइस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है? एसिटाइलकोलिन के अगेंस्ट बन जाते हैं, और कैल्शियम के अगेंस्ट अगर ट्रांसमिटेड होता है। एंटीबॉडीज बन जाए तो वो क्या है? लैम्बर्डिटन है। ठीक है जी। अगर अब आपसे ये कह दें डॉक्टर साहब कि मसल वीकनेस है, ड्राई माउथ है, कॉन्स्टिपेशन है, इम्पोर्टेंस है, तो ये क्या आपका? लैम्बर्डिटन है। ठीक है लैम्बर्डिटन, जी। और अगर आपसे ये कह दे कि डिप्लोपिया एटोसिस है, क्योंकि जो माइस्थेनिया ग्रेविस है डॉक्टर साहब, ये स्फीयर मसल वीकनेस होती है, और ये आपकी डबल वीन क्यों करेगी? ड्यू टू टोसिस, प्रॉक्सिमल वीकनेस, रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी। ठीक है जी, डिस्फेजिया हो जाएगा। तो ये सारा क्या है आपका? माइथेसिस ग्रेविस, माइस्थेनिया ग्रेविस है। ठीक है जी। और जो मसल मूवमेंट के साथ वर्स हो जाए वो माइस्थेनिया ग्रेविस है, जो इंप्रूव हो जाए वो लैम्बर्डिटन लैम्बर्डिटन, माइस्थेनिया ग्रेविस है, ये याद रखिएगा। ठीक है जी। माइस्थेनिया ग्रेविस एसोसिएटेड विद थाइमोमा, थाइमस ग्लैंड का ट्यूमर, और जो लैम्बर्डिटन है वो एसोसिएटेड विद व्हाट? स्मॉल सेल लंग, Small cell कार्सिनोमा। carcinoma. ठीक है जी। एंड पैराडोस्टिकमेंट किसके ट्रीटमेंट देते हैं? माइस्थेनिया ग्रेविस में देते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, ये सारा आप आगे रफी से देख लीजिएगा, मैंने आपको ये करवा दिया है। रेनाइड फिनोमेना बड़ा इंपॉर्टेंट है जब भी। अच्छा, अभी हम थायराइड में पढ़ेंगे, एक चीज याद रखना, और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जब आप डबल ए कर रहे होगे, सीएनएस, ये शुरू के एमसीक्यूज हैं। अच्छा, अब मुझे बताओ, ये है वेजोडाइलेशन और ये है वेजो कंस्ट्रिक्शन। तो मुझे बताओ हीट लॉस के लिए क्या होगा इसमें, और जब हीट लॉस नहीं करनी होगी फिर क्या होगा? वेसल के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा? एनीवन? हाँ जी, जब हीट लॉस होगा फिर क्या होगा? डायलेशन होगी, Vasodilation होगी. वेरी गुड, वेरी गुड, डायलेट कर जाएगा, हीट लॉस होना शुरू हो जाएगी। और जब वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी फिर क्या होगा? वो हीट को लॉस गेन, नहीं करेगा। ये पहला नहीं पॉइंट। होगा। अब मुझे बताओ, जब आप रायनाइड फिनोमेना होता है वो गर्म इलाके में होता है या ठंडे इलाके में होता है? ठंडे इलाके में. ठंडे, ठंडे इलाके में होता है। गुड। अब आपने वहां पर क्या करना है? You have to conserve the हीट heat. को लॉस होने से बचाना है, राइट? Hmm. राइट। तो वहां पर वेसल्स की क्या होगी? वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी, डायलिटेशन होगी? Construction. कंस्ट्रक्शन, सारी बात खत्म हो गई। अब पढ़ो क्या लिखा हुआ है। डिक्रीज ब्लड टू द स्किन, अल्ट्रियोलर वेजोस्पैसम इन रिस्पांस टू कोल्ड। लोग खाली पढ़ा देते हैं, मैंने आपको समझाया है क्यों होता है। ठीक है जी। ब्लू डिस्कलरेशन हो जाएगी, एंड दिस इज नोन एज रायनाइड फिनोमेना। ठीक है जी। व्हाइट टू ब्लू जो डिस्कलरेशन हो जाएगी, कलर चेंजेस हो जाएगी। ठीक है डॉक्टर साहब, दिस इज नोन एज रायनाइड फिनोमेना, एंड दिस इज एसोसिएटेड विद एसएलई। ठीक है जी। और ट्रीटमेंट क्या होगा? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे। ठीक है। और जब आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे तो फिर क्या होगा, कोई बता सकता है? स्मूथ मसल्स की रिलैक्सेशन हो जाएगी, रिलैक्सेशन हो जाएगी, और जब स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन हो जाएगी तो वहां पर क्या होगा? डायलिटेशन होगी वेन्यूल्स की या कंस्ट्रिक्शन होगी? Dilatation. डायलिटेशन। आर यू डन विद दिस कंसेप्ट डॉक्टर साहब? बहुत इंपॉर्टेंट हाई यील्ड एमसीक्यूज है ये वाला। मैं कहता हूँ मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं होता कि व्हाई यू आर गिविंग द सीसीबी, एंड ये भी लोग जानते हैं कि सीसीबी आर गिवन इन द ट्रीटमेंट ऑफ रायनाइड फिनोमेना। चलो जी, बहुत मजे का ये पॉइंट था। ठीक है जी, गुड, ये याद रखना।
अब हम बात करते हैं सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस की। स्क्लेरोडर्मा होता है, इसमें मल्टी सिस्टम इन्वॉल्व हो जाते हैं और मल्टी सिस्टम ऑर्गन जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, स्क्लेरोसिस हो जाती है उसकी। ठीक है जी। अच्छा, इसमें फिर क्या क्या हो जाता है डॉक्टर साहब? लंग्स इन्वॉल्व होंगे, हार्ट होगा, और मतलब स्किन होगी, बहुत सी चीजें होंगी। अब हम बात करते हैं जी, दो किस्म के स्क्लेरोडर्मा होता है, एक हम कहते हैं डिफ्यूज, एक हम कहते हैं लिमिटेड। डिफ्यूज का होगा फैला हुआ होगा, लिमिटेड क्या होगा, जो फैला नहीं होगा। तो जस्ट लिमिटेड टू द स्किन, और क्या होगा, एंड दिस इज नोन एज क्रस्ट सिंड्रोम। अच्छा, अब याद रखना, इस क्रस्ट सिंड्रोम में क्या क्या आएगा, रेनाइड फिनोमेना आएगा, इस डिस्फेजिया आ जाएगा, और क्या आ जाएगा इसमें, एंटी सेंट्रोमेयर एंटीबॉडी पॉजिटिव। तो बताओ ये क्या होगा, डिफ्यूज होगा, लिमिटेड होगा, या क्रस्ट सिंड्रोम? लिमिटेड। ये लिमिटेड का क्रस्ट सिंड्रोम होगा, याद रखना। ठीक है जी, लिमिटेड क्रस्ट सिंड्रोम होगा। क्रस्ट सिंड्रोम में एंटी सेंट्रोमेयर एंटीबॉडी पॉजिटिव होती है। ठीक है डॉक्टर साहब। और अब अगर वो आपसे ये कह दे कि स्किन के साथ साथ विजरल इन्वॉल्वमेंट होगी, जिस तरह हार्ट की और लंग्स की, तो ये क्या होगा आपका, डिफ्यूज होगा। और ये जो आपका एंटी SCL70 जो पॉजिटिव होगा वो क्या होगा आपका, दैट इज ए डिफ्यूज स्क्लेरोडर्मा। ये याद रखिएगा, बहुत हाई यील्ड टॉपिक है ये वाला। एंटी सेंट्रोमेयर क्रस्ट सिंड्रोम, एंटी syndrome SCL70 diffused डिफ्यूज हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब। अब याद रखना कि ये चलो अब आपका वर्क है, जब डबल ए करोगे ना, वहां पर एक आएगा लिमिटेड, एक आएगा डिफ्यूज। ठीक है। तो अब अगर आपसे वो ये कह दे कि पल्मनरी एडिमा हो गया है, तो फिर क्या होगा, मुझे बताओ? Diffuse. प्रोग्रेसिव होगा। ये क्या होगा, प्रोग्रेसिव होगा, ये progressive याद पल्मोनरी रखिएगा। इन्फ्यूजन या हो जाए तो फिर भी हाँ, जब भी प्रोग्रेसिव हो जाएगा। पल्मनरी हो ना डॉक्टर साहब, क्या उसे कहते हैं कि पल्मनरी डिफियन हो चुकी है, आंखें बंद करके किसको टिक करना है, प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव स्क्लेरोडर्मा। आर यू डन विद दिस टॉपिक डॉक्टर सिस्टम साहब? स्क्लेरोडर्मा। सबको क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ डॉक्टर साहब? ठीक हो गया, गुड। ये तो हो गए सारे खत्म। अब आओ जी वेस्कुलाइटिस पे, मैंने कहा था ये मैं करवाऊंगा आपको। ठीक है जी, आज वो दिन आ ही गया आखिर। वी आर गोइंग टू डू नाउ वेस्कुलाइटिस। अच्छा जी, अब जो लार्ज आर्टरीज की इन्फ्लेमेशन हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, लार्ज वेसल वेस्कुलाइटिस। और उसमें क्या आ जाता है, जेंट सेल टेम्पोरल अल्ट्राइटिस। फीमेल होगी, मोर देन 50 होगी, यूनिलेटरल हेडेक होगा और जॉ क्लॉडिकेशन होगी। ठीक है। रेज ESR होगा, तो ये क्या है आपका, दैट इज ए, हाँ जी, जेंट सेल और टेम्पोरल अल्ट्राइटिस। तो फीमेल होगी, हेडेक होगा, जॉ क्लॉडिकेशन होगी, और क्या होगा, ESR रेज होगा। तो ये क्या है आपका, टेम्पोरल अल्ट्राइटिस है। और इसमें ट्रीटमेंट क्या देते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड देते हैं। और जो टेम्पोरल आर्टरी है उसकी हम क्या करते हैं, बायोप्सी करते हैं टू प्रिवेंट ए ब्लाइंडनेस। अब याद रखिए, अगर आपसे ये पूछ ले कि जो टेम्पोरल आर्टराइटिस है जेंट सेल, उसमें जो ब्लाइंडनेस होती है वो किसकी वजह से होती है, ऑक्लूजन की वजह से, टेम्पोरल आर्टरी। ये भी आपका MCQs है। ठीक है डॉक्टर साहब। टका यासू क्या होता है कि ये अपर एक्सट्रीमिटीज को इन्वॉल्व करता है, तो वीक अपर एक्सट्रीमिटीज पल्सेस हो जाएंगी, और इसे हम क्या कहते हैं, पल्सलेस डिजीज कहते हैं। ठीक है जी। तो ये प्रॉक्सिमल वेसल्स को करता है इन्वॉल्व। ठीक है जी डॉक्टर साहब। फिर हमारे पास आता है मीडियम, इसे हम क्या कहते हैं, ब्यूचर्स डिजीज, थ्रोम्बो एंजाइटिस ऑब्लिटरेंस, और इसकी एसोसिएशन होती है स्मोकिंग के साथ, टोबैको। ठीक है जी। इसमें भी क्या होता है, क्लॉडिकेशन होती है, गैंग्रीन्स हो जाते हैं, और रायनाइड फिनोमेना इज प्रेजेंट, और ट्रीटमेंट विल बी द स्मोकिंग सिजेशन। आगे आ जाती है कवासाकी डिजीज, एज हमेशा लेस देन 4 ईयर होगी, पहला पॉइंट। दूसरी चीज क्या होगी, कंजक्टिवाइटिस होगा, रैश होगा, स्ट्रॉबेरी टंग होगी, और हैंड फुट एडिमा होगा। अगर वो कह दे जी हैंड फुट एडिमा, स्ट्रॉबेरी टंग, तो ये क्या आपका कवासाकी डिजीज है। ठीक है डॉक्टर साहब। और इसमें फिर आप क्या देते हैं, एस्पिरिन देते हैं और IV इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है जी। और एस्पिरिन बच्चों में क्यों कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, क्या करती है, ये रे सिंड्रोम कॉज करती है, और ये क्या करती है, माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज कर देते हैं। ठीक है जी, लिवर के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं। तो ये आपने बात याद रखनी है, आपको रे सिंड्रोम मैंने करवाया हुआ है। अच्छा, फीवर होगा इसके अंदर मोर देन 5 days। पोलियोट्राइटिस नोड्यूसा,
ये वाई डिजीज है, इसकी एसोसिएशन किसके साथ है? हेपेटाइटिस बी के साथ है। और अगर नेक्रोसिस, टाइप ऑफ नेक्रोसिस पूछ ले इन वेसल, तो वो क्या होगी? फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस होगी। ठीक है जी। जीआईटी में एब्डोमिनल पेन, मेलिना हो जाएगा, यानी वो ब्लीड करेगा जीआईटी, हाइपरटेंशन होगी, और रीनल और विजरल जो वेसल्स हैं उनको इन्वॉल्व करती है। फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस होगी इसके अंदर। ठीक है डॉक्टर साहब, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड साइक्लोफॉस्फेमाइड विल बी द ट्रीटमेंट। फिर हमारे पास आ जाते हैं जी बेचर्ड सिंड्रोम। ये स्मॉल सेल वेस्कुलाइटिस होता है, और इसमें क्या क्या होगा? जेनाइटल अल्सर्स होंगे, यूवियाइटिस होगा, इरिथमिया नोड्यूसम होगा, और इसमें क्या होता है? इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बन जाते हैं जो जाके वेसल्स के अंदर जाके क्या कर देते हैं? वेस्कुलाइटिस कर देते हैं। तो HLA-B51 अगर पूछ ले तो वो क्या है आपका? सीधा सीधा एमसीक्यू है बेचर्ड ये वाला। सिंड्रोम, तो ये क्या आपका? बेचर्ड बेचर्ड सिंड्रोम, सिंड्रोम है। तो B51 फिर ना कहना, बताया नहीं था। B51 क्या है? बेचर्ड सिंड्रोम, बेचर्ड सिंड्रोम है, याद रखिएगा। फिर आ जाता है जी एसिनोफिलिक ग्रैनुलोमेटोसिस विद पॉलीएंजाइटिस। नाम ही पता चल रहा है एसिनोफिलिया है। एसिनोफिलिया किस में होता है? एस्थमा में होता है। ठीक है जी। अस्थमा, एस्थमा हो, हेमाचूरिया हो, तो ये क्या आपका? चर्च स्ट्रॉस है। और चर्च स्ट्रॉस में क्या होता है? PN का पॉजिटिव होता है। ये आपको पहले ही सारी चीजें करवाई हुई हैं। ठीक है डॉक्टर साहब। तो चर्च स्ट्रॉस सिंड्रोम, PN का पॉजिटिव, एसिनोफिलिया, एस्थमा, ठीक है जी, और हेमाचूरिया होगा। अब अगर मैं कह दूं जी नेजल सेप्टल परफोरेशन है, हेमाचूरिया है, फिर क्या है? नर्स, फिर क्या होगा? वेटनर्स होगा ना? वेजनर्स होगा। और वेजनर क्या है वेजनर्स, आपका? दैट इज ग्रैनुलोमेटोसिस विद पॉलीएंजाइटिस है। ठीक है डॉक्टर साहब। और इसमें CN का पॉजिटिव होगा। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड विल बी द ट्रीटमेंट। ठीक है जी। अच्छा, अब जो इम्यूनोग्लोबुलिन ए वेस्कुलाइटिस, ऐसे हम क्या कहते हैं? हेनॉज सेंचोलियन पुरपुरा कहते हैं। क्या कहते हैं? हेनॉज सेंचोलियन पुरपुरा, सिचोलेन, सिचोन, क्या कहते हैं यार? स्टोलेन पुरपुरा। इसका एक ही फीचर है आपका, इसके एमसीक्यू है, जो बटक होती है ना, बटक, उस पे रैश आ जाती है। ठीक है जी। तो ये याद रखिएगा, पाल्पेबल पुरपुरा ऑन ए बटक और लेग्स। तो ये क्या आपका? हेनॉज सिचोलियन पुरपुरा है। ठीक है जी। और ये क्या आपका? स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस है। स्टमक पेन होगा, और उसमें कुछ भी नहीं, अर्थ्रेल्जियाज होगा पेशेंट को। स्पोर्टिव होगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड देंगे। मिक्स्ड क्रायोग्लोबिनीमिया, वायरल इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस सी की वजह से होता है। पाल्पेबल पुरपुरा होगा, वीकनेस होगा, अर्थ्रेल्जियाज होंगे, और पेरिफेरल न्यूरोपैथी और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होगा। ठीक है जी। और क्रायोग्लोबुलिन और इम्यूनोग्लोबुलिन दैट प्रेसिपिटेट इन द गोल्ड। तो ये याद रखिएगा, जो मिक्स्ड क्रायोग्लोबुलिनीमिया है, इसमें भी क्या होता है? रैश होता है, अल्ट्राइटिस होता है, लेकिन एक इसमें क्या आ जाता है? हेमाचूरिया वगैरह आ जाएगा। ठीक है जी। ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस आ जाएगा। लेकिन अगर वो कहता है रैश है, अर्थ्रेल्जिया, स्टमक पेन है, तो वो क्या बच्चा है? अगर वो, तो वो हेनॉज सिचोलियन पुरपुरा होगा। ठीक है डॉक्टर साहब। ये आज तक किसी को नहीं करवाया, आपको मैंने करवा दिया ये चीज भी। अच्छा जी, और कोई बात हो इसके अंदर? कुछ भी नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब। तो ये थी आपकी मस्कुलोस्केलेटल, ये सारी खत्म हो गई है, डन हो गई है जी सारी। हाँ जी डॉक्टर साहब, मजा आया कि नहीं आया ये बताओ? 2:30 से 3:30 और 4:30, 2 घंटे में हमने रफी भी की है। वी आल्सो डन विद डबल AMCQs, वी आल्सो डन विद द फर्स्ट 8। अच्छा जी। अच्छा, अब ये बताएं डॉक्टर साहब, कुछ और पढ़ना है आपने आज? हमारे पास टाइम है और संडे भी है, क्या कहते हैं? फिर बाद में टाइम नहीं मिलता, आज फ्री हूँ, कहते हैं तो एक क्लास और लगा लेते हैं 2 घंटे की, कोई सिस्टम कर लेते हैं, क्या कहते हैं आप? हाँ जी। पहले ही 9 हो गया, क्या बात है। मैं कह रहा था यार थोड़ा ब्रेक मारते, 20 मिनट की ब्रेक लो, मैं तो कहता हूँ। ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं कि, अच्छा याद करते हैं आप सब ने, यार याद तो करवा दिया, अब क्या है जी? सर पॉसिबल नहीं होगा, रिटेन भी करना है और पेंडिंग जी सर, बार-बार जिस तरह डॉक्टर साहब बता रही हैं, रिटेन भी करना है सर। क्या बात है, आप लोगों की तो पहले ही आवाजें बैठी हुई हैं यार। वेस्कुलाइटिस के ऊपर तो बिल्कुल ही चुप हो गए हो। वेस्कुलाइटिस में कुछ भी नहीं है यार, कवासाकी, स्ट्रॉबेरी टंग, हैंड फुट स्वेलिंग, ठीक है, यही चीजें यार, यू हैव टू रिमेंबर दिस। अब मेरी तो चलो प्रैक्टिस हो गई है, मेरे लिए तो ये फन नहीं है, आप लोगों के लिए थोड़ा सा नाम भी याद करते हुए भी रोला होगा, राइट? लेकिन कोई नहीं यार, हो जाएगा। ओके सही है यार।
विश यू बेस्ट ऑफ लक, गिव सम टाइम टू द मस्कुलोस्केलेटल एंड वेस्कुलाइटिस। और 130-40 MCQs हैं, मैं गारंटी देकर कहता हूँ कि 70-60 तो आपको आते होंगे इंशाल्लाह। वो तो यूं ही उड़ा दोगे आप डबल ए को, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो सही है जी, वेलकम। और कल हमारा कौन सा टॉपिक शुरू हो रहा है एनीवे? कल 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 which is the next one? हेलो, नेफ्रो है। मैं तो कहना यार नेफ्रोटिक आई नेफ्राइटिक थिंक खत्म ना कर नेफ्रो दें है, आज। नेफ्रो है सर आज, कल। मैं तो कहता हूँ आधा घंटा लगा के नेफ्रोटिक नेफ्राइटिक ही मुका देते हैं। सारा तो किया हुआ यार उसमें, बेसमेंट में ब्रेन डैमेज, पोडोसाइट डैमेज। चलो जी लड़कों लड़कियों, मिलते हैं जी कल, एंड इंशाल्लाह वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि एक दिन में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वी फिनिश द नेफ्रो। क्या कहते हो? चलो कल मिलते हैं फिर, 2:30 बजे आ जाना, ठीक है? 2:30 बजे आ जाना इंशाल्लाह। वी विल फिनिश द नेफ्रो टुमारो। देखो सारा यही है, आपको जब रैपिडली प्रोग्रेसिव पढ़ाऊंगा तो अब मुझे पढ़ाने की जरूरत है ये वाला चर्च स्ट्रॉस या वेजनर्स नहीं पढ़ाने की जरूरत है, राइट? गुड पास्टर है उसमें सिर्फ हेमाचूरिया हेमाटाइसिस आ जाती है, पीएसडीएन है कुछ भी नहीं है, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आ जाता है उसमें, सॉरी टाइप 2 आ जाता है। चलो वो कर लेंगे हम सारा। तो कहने का मकसद है यार, इस तरह की चीजें जो मैं आपको रिवाइज करवाता रहूंगा। और पहले भी हमने ये पीसीटी शीसीटी सारा कुछ किया हुआ था, डायरेटिस कल किए हैं हमने, ठीक है? तो वो आपको थोड़ा बहुत वहां से भी रिवाइज हो गया होगा। तो आप सब ने मेरे साथ नेफ्रो पहले की हुई है मेरे ख्याल में, राइट? डॉक्टर दानिश, रिमशा, ये सारों ने की हुई है, राइट? नो जी सर। थोड़ा सा हमने किया था सर। आई थिंक नेफ्रो से आपको ज्यादा पढ़ाना ही पड़ेगा सर जनवरी बैच के सर, क्योंकि उस वक्त सर आप नवंबर वाले जो रिवीजन थे वो भी थे सर, वो जरा डिफरेंट पेस था, डिफरेंट टेम्पो था आपका सर। ये पहले ही रोना शुरू हो गए, आगे पता नहीं क्या बनेगा, मुझे समझ आ गई है, मैंने यही चीज पूछनी थी। चलो यार इंशाल्लाह एट द एंड आपको याद उतना ही रहना है जो मैंने आपको उस वक्त बताया था। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई डॉक्टर साहब? इससे ज्यादा कोई कंसेप्ट है भी नहीं है, एंड देयर इज नथिंग एल्स। तो जो मैंने आपको चीजें उस वक्त करवाई थी वो अभी भी यही करवाऊंगा। सिर्फ क्या है कि उस वक्त आपका जो कहते नहीं है गाड़ी चलाने से पहले चाका जो होता है वो नहीं खुला हुआ था, अभी आपका जो माइंड है ना वो सही फिट हो गया। मैं आपको गाड़ी कर दूंगा तो आप कम से कम लाहौर के टोल प्लाजे के अंदर जाके मारेंगे। तो डॉक्टर साहब इंशाल्लाह मिलते हैं कल, होपफुली के वी विल मैनेज नेफ्रोलॉजी वेरी नाइसली। आराम से करेंगे यार, कोई नहीं, जहां तक आप कर सकोगे वो करवाऊंगा, नहीं हुआ तो फिर देखा जाएगा आगे, ठीक है डॉक्टर साहब? तो कल वी विल डू इंशाल्लाह नेफ्रोलॉजी। सही है डॉक्टर साहब, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।
है।